हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। आई प्रेजेंटिंग यू द सेकंड लेक्चर ऑफ फिजिक्स। और सेकंड लेक्चर ऑफ फिजिक्स में अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मोशन, यानी कि अब आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है जो आपकी बुक्स में गिवन है। ठीक है, तो इसलिए अब मोशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसको फटाफट सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया देखो गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ और कुछ नहीं, तो इसलिए सब्सक्राइब यार जरूर करो ना, पाप पड़ेगा फिर मेरे से मत कहना। ठीक है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। अच्छा लग रहा है तो बताओ मुझे। कमेंट वगैरह तुम लोग बहुत कम करते हो, प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो। अच्छा लगे तो बताओ ना कि कैसा पढ़ा रहे हैं। बुरा लगता है तो अच्छा, एक बंदा कोई है जो डिसलाइक करता है, तो प्लीज़ जो भी आप डिसलाइक कर रहे हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट भी करें, और आपको जो भी खराब लग रहा है ना वो बताओ तो एटलीस्ट, तो हम उसको इम्प्रूव करें। सिर्फ डिसलाइक करके जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो प्लीज़ कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी है। और हम स्टार्ट करते हैं अपना मोशन। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग मोशन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मोशन चीज़ क्या है। तो क्या कोई बता सकता है, जिंदगी भर से मोशन पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे, चारों तरफ देखते हो ये चीज़ मूव कर रही है, ये चीज़ नहीं मूव कर रही है, कोई बता सकता है मुझे मोशन है क्या? एक सेकंड वीडियो को पॉज करिए और सोचिए व्हाट इज मोशन। और आई होप आपने पॉज कर लिया, तो अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मोशन है क्या? देखिए, इफ द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग with respect to its surrounding with respect to time, then that object is said to be in state of motion। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो उसकी जो पोजीशन है, अगर उसकी पोजीशन, उसकी सराउंडिंग का मतलब उसके आसपास जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उनके रिस्पेक्ट में लगातार उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सब जो भी ऑब्जेक्ट है ये किसकी स्टेट में है? मोशन की स्टेट में है। और अगर उसकी आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड बनी हुई है, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर हम समझाने की कोशिश करें, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये ए है और ये यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बगल में ये एक चेयर रखी हुई है, कुछ एक बॉक्स रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बाइक खड़ी हुई है और ये यहाँ पर है। अब जैसे इसकी डिस्टेंस लगातार इससे भी कुछ डिस्टेंस होगी, इससे भी कुछ डिस्टेंस होगी और इससे भी कुछ डिस्टेंस होगी, तो अगर इसकी जो डिस्टेंस है आसपास की सराउंडिंग यानी कि आसपास की चीज़ों से वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे 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 आने लगता है, ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर आने लगता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे आने लगता है तो आप देखेंगे कि लगातार इसकी जो बॉक्स से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, चेयर से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, बाइक से डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो अब इसकी जो पोजीशन है यानी कि आसपास के जो ऑब्जेक्ट है उनसे जो इसकी डिस्टेंस है या लोकेशन है वो लगातार चेंज हो रही है। तो अब हम जज कर सकते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ठीक है, तो देखिए मोशन जो है वो एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पर्सन के रेफरेंस में अगर हम देखें तो वो वही ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के रेफरेंस में रेस्ट पे हो सकता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो मोशन में हो सकता है। जैसे मेरी बात करें, आप देख रहे हैं मुझे, अगर आप बताएंगे तो आप ये बोलेंगे कि हाँ आशीष सर अभी रेस्ट में है। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास सुपरमैन वाली पावर है और तुम खट से उड़ के अर्थ से बाहर चले गए, अब जब तुम अर्थ से बाहर चले जाओगे तो अब अर्थ से ऊपर सुपरमैन ऊपर से देख रहा है, जानते उड़ जाता है ऐसे, अब तुम वहाँ से आशीष सर को देख रहे हो, तो अब जो बंदा वो उड़ के ऊपर चला गया है उसको आशीष सर रेस्ट में देखेंगे क्या? नहीं, तुम्हारे हिसाब से आशीष सर रेस्ट में है, लेकिन उस बंदे के हिसाब से आशीष सर मोशन में है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। तो जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो जब आशीष सर भी अर्थ पे बैठे हुए हैं तो अर्थ के साथ साथ आशीष सर भी क्या कर रहे होंगे? रोटेट कर रहे होंगे। तो उस बंदे के अकॉर्डिंग आशीष सर अभी मोशन में है, लेकिन तुम लोग के हिसाब से आशीष सर किस में? रेस्ट में है। या एक बात करते हैं, मान लीजिए कि एक दो बंदे हैं और वो बाइक पे बैठे हुए, पीछे वाले से पूछा ये बताओ आगे वाला रेस्ट में है कि मोशन में? पीछे वाला क्या बोलेगा? रेस्ट में बोलेगा। कहेगा घंटा भर से ये मेरे आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है, ना हिल्ला ना डुल्ला, इसी में आगे बैठा हुआ। तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग वो किस में हो गया? रेस्ट में। अब तुम्हारे पास बाइक नहीं थी, तुम खड़े थे ज़मीन पे, अब तुम उन दोनों को देख रहे हो। तो अब तुम उन दोनों को देख रहे हो और मैंने बोला बेटा बताओ जरा ये रेस्ट में कि मौसम है? तुमने देखा भैया KTM लिए थे, जूं उड़ गए। ठीक है, तो अब तुमने क्या कहा? अरे सर वो मोशन में नहीं, वो फैंटास्टिक मोशन में है। ठीक है, क्यों? बहुत तेज निकल गए। तो
पीछे वाले बंदे से जब पूछा तो उसने बोला नहीं है, आगे जो ड्राइवर था तो उसको बोला इसने नहीं ये रेस्ट पे है, ये उतनी देर से मेरे आगे बैठा हुआ है, कोई मोशन नहीं कर रहा। लेकिन जब तुमसे पूछा गया तुमने बोला ये दोनों क्या ये बाइक के साथ मोशन में है, लगातार जा रहे हैं। तो देखिए एक ही पर्सन की अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमने की, तो किसी के हिसाब से वो रुका हुआ है, किसी के हिसाब से मूव कर रहा है। तो मोशन कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मोशन ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है और टेक्निकली बोलें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सब 11th में, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, मोशन कोई, और अगर मोशन को टेक्निकली डिफाइन किया जाए तो इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। एंड अगर रेस्ट की बात करें तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड according to its surrounding with respect to time then that object will be said to be in state of rest, यानी कि रुका हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो जैसे कोई इंसान मोशन करता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज लास्ट लेक्चर, तो जब कोई इंसान मोशन करता है तो जो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी गेम में आती है दैट इज लेंथ। क्या आती है, लेंथ आती है। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो सबसे पहले वो क्या ट्रैवल करेगा, रास्ता ट्रैवल करेगा, पाथ ट्रैवल करेगा। मान लो ये था, ये भाई साहब हैं, ये जा रहे हैं, अब ये मोशन कर रहे हैं, तो ये किसी रास्ते पे जाएंगे, तो ये चलते चलते यहाँ आ गए। तो जब ये चलते चलते यहाँ से यहाँ आ गए, ये मान लो ये पोजीशन ए थी, ये मान लो पोजीशन बी थी, तो अब ये मूव करके यहाँ से यहाँ चले गए। तो जब ये यहाँ से यहाँ गए होंगे तो इन्होंने कुछ रास्ता तय किया होगा, पाथ होगा, ठीक है। तो ये जो पाथ इन्होंने ट्रैवल किया है, ये जो लेंथ इन्होंने ट्रैवल की है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से आ जाती है डिस्टेंस, ठीक है। तो मोशन हो गया, तो हमारा मोशन में आप आई होप समझ गए होंगे, और मोशन में आप डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, ठीक है। बाकी स्पीड, वेलोसिटी ये सब हैं, तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ये हो गया कि मोशन है क्या। अब हम बात करें अगर मोशन के टाइप्स की, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन को दो तरीके से किया जाता है। पहला किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, का मतलब कि टाइप ऑफ मोशन उसकी वेलोसिटी, स्पीड वगैरह के अकॉर्डिंग किया जाता है, और दूसरा किया जाता है पाथ के बेसिस पे। तो अगर हम पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ मतलब रास्ता। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पाथ के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मोशन डिसाइड किए गए हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। कैसा कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, सीधा नाक की सीध में चलता चला जा रहा है। तो अब एक डायमेंशन में मोशन कर रहा है, तो पहले तो उसको वन डायमेंशनल बोलेंगे, और सही बोले तो बोलेंगे लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन देन ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू बी इन स्ट्रेट लाइन मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ ट्रैवल कर रहा है, सीधा रास्ता ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो इसका पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। कैसा पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। तो जो सर्कुलर पाथ हो गया तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो इसकी कोई काउंटेड क्लासिफिकेशन नहीं है कि इतने टाइप का होता है, कैसा भी पाथ है वैसा ही मोशन। जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ है तो स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर मोशन, ठीक है। लीनियर हो गया तो लीनियर मोशन हो गया। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे रास्ते पे मूव कर रहा है, स्प्रिंग डिजाइन, ऐसे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे, अब ये डिजाइन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। तो ये जो होता है हेलिक्स, तो इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो अगर इफ द पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज हेलिक्स देन दैट मोशन विल बी सेड टू बी हेलिकल मोशन। क्या बोलेंगे, हेलिकल मोशन, ठीक है। तो जैसा भी पाथ हो वैसा हम बोल देंगे। अब मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड पाथ नहीं है, बस रैंडम ऐसे कुछ भी मूव किए पड़ा है,
तो फिर ये एक नॉर्मल रैंडम मोशन हो गया, तो कुछ भी एक कर्व मोशन हो गया, तो इस कर्व की आप एक इक्वेशन होगी, तो इन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। तो नॉर्मली पहले हम पाथ के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जैसा पाथ है वैसा मोशन, स्ट्रेट पाथ है तो स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर पाथ तो सर्कुलर मोशन, हेलिकल पाथ है तो हेलिकल मोशन, इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन। लेकिन अब जो और स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन आता है मोशन का, तो मोशन की दो कैटेगरीज हैं। तो मोशन की दो कैटेगरीज हैं। पहला आता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये भी मोशन का एक क्लासिफिकेशन है। तो मोशन दो कैटेगरीज में है, एक है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, फिर बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे, आप 1 घंटा तक गाड़ी चलाई आपने और आप 20 किलोमीटर गए। आपने पहले घंटे 12 बजे थे, 1 आवर आपने गाड़ी चलाई और आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर आपने 2 घंटे और गाड़ी चलाई, आपने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपने 1 घंटे और गाड़ी चलाई, आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपने आगे 3 किलोमीटर और 3 घंटे और गाड़ी चलाई, आपने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 40, यानी 1 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर, 1 घंटे में फिर से 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 60 किया, यानी 1 घंटे में फिर 20 किलोमीटर। तो आप लगातार हर घंटे 20 किलोमीटर की स्पीड से चले जा रहे हैं। तो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल्स, देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस लगातार कवर करता है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? अब यूनिफॉर्म मोशन को और टेक्निकल टर्म्स में समझें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड या बोलें वेलोसिटी होती है कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है 0। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है 0। इनको समझेंगे बाद में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को बाद में समझेंगे। बस आप इतना ध्यान कर लीजिए अभी यहाँ पर कि जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, फिक्स स्पीड से जाता है। 10 की स्पीड या 20 की स्पीड, या ये नहीं कि 10, 15, 16, 17, 18 ऐसे करना ना। 10 की स्पीड है तो लगातार 10 की स्पीड से चलता रहेगा, 20 की स्पीड है तो लगातार 20 की स्पीड चलता रहेगा, 40 की स्पीड है तो लगातार 40 की स्पीड चलता रहेगा। हाईवे है, ठीक है, वहाँ ब्रेक नहीं लगते हैं, ठीक। तो ये हो गया, तो ये ऐसा मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कहने का मतलब क्या है कि इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करे। जैसे मान लो आप जा रहे थे, अब इसी में था, अब पहले घंटे में उस बंदे ने क्या किया, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर 1 घंटा, अगला जो घंटा था 1 घंटा, उसमें हो सकता है 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसके बाद फिर अगला घंटा था, उसे मान लो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर गया, बिल्कुल उड़ा दी उसने गाड़ी। उसका अगला घंटा था, मान लो 1 घंटे में, अगले घंटे में उसने 0 ट्रैवल किया, पता चला रुका पड़ा हुआ है या कहीं गिरा पड़ा हुआ है, बहुत तेज चला दिया तो हो सकता है ठुक गया, ठीक है, तो रुका पड़ा है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि हर घंटे में देखो, पहले घंटे में भाई साहब आराम से जा रहे थे, दूसरे घंटे में और आराम से जा रहे थे, तीसरे घंटे में उड़ा दिए, चौथे घंटे में उड़ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये भाई साहब कैसा मोशन कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं? क्योंकि ये भाई साहब सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करता है, ट्रैवल करता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अगर टेक्निकली समझे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी, चेंज हो जा रही होगी। स्पीड भी क्या होगी?
वेरिएबल होगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि ऐसे मोशन में एक्सेलरेशन होगा। आई बात समझ में? तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है यानी एक्सेलरेशन जीरो होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं मोशन में क्या क्या फिजिकल क्वालिटीज़ आती हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या स्टार्ट करते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमारे आती है डिस्टेंस, तो बात करते हैं डिस्टेंस एक्चुअली होती क्या है। तो डिस्टेंस जो होती है, तो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आइए देखिए, तो डिस्टेंस जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, ये यहां पे आ गया, ठीक है। हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। तो ए से ऑब्जेक्ट गया और बी तक गया। अब आपके पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि आप सीधे जाएंगे, रोड से जाएंगे। तो रोड से कैसे जाएंगे भैया? मान लो ऐसे ऐसे, इंडिया के रोड तो सभी जानते हैं, ऐसे हो क्या पता यहाँ से घूम के फिर यहाँ। अब आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है, पहुँच गए। अब किसी ने बोला बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस जो होता है टोटल पाथ लेंथ while traveling from initial to फाइनल पोजीशन। तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। अब बोला जाए, इससे पूछा जाए भाई साहब आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहां से यहां तक जाने के लिए उसने जो भी रास्ता ट्रैवल किया उस रास्ते की जो भी लंबाई होगी, ध्यान रखिएगा और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, टोटल पाथ लेंथ while traveling from initial position to the final position is called the distance covered by that object। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने जो भी रास्ता ट्रैवल किया है, जो भी रास्ता लिया है, यूज किया, उस रास्ते की पूरी लंबाई उसकी डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो पाथ होता कुछ ऐसा होता, मान लो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। मान लीजिए 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये मान लीजिए 4 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। अब बोला गया कि बताइए जब ए से बी तक गया है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो बेटा डिस्टेंस का मतलब है कि पूरे रास्ते की लंबाई। तो बेटा पहले ये लंबाई, ये हो गई 3, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा 4, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा 2, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा 9, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा 5, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा 6। तो 4 3 7 2 9 9 9 18 और 18 और 5 23 और 23 और 6 29 किलोमीटर। तो ए से बी तक जब इसने ट्रैवल किया तो इसने टोटल 29 किलोमीटर यानी 29 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसके मतलब कि उसमें नहीं जाना कि बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल बेसिक में रहिए। बेसिक में ही सही रहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब भी जा रहा हो तो उसने जिस भी रास्ते को यूज़ किया है उस रास्ते की लंबाई मेजर कर लो आप, कैसे भी उस रास्ते की जो भी लंबाई होगी वो उस ऑब्जेक्ट की ट्रैवल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? मान लीजिए ये ऐसे गया होता, सीधा सीधा चला गया होता, मान लो ये टोटल जो लेंथ है इसकी ये 12 किलोमीटर है। तो जब ऐसे गया होता तो डिस्टेंस कितनी हो जाती? 12 किलोमीटर हो जाती। आई बात समझ में? अगर मान लो ये ऐसे गया होता
3 2 1 2 5, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी 3 2 5 1 6 2 8 5 13 13 किलोमीटर। तब ये डिस्टेंस कितनी है? हर बार देखो जा ए से भी ही रहा है, लेकिन हर बार रास्ता बदल दे रहा है, रास्ते की लेंथ बदल जा रही है, तो डिस्टेंस भी क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। आ रही बात समझ में? तो डिस्टेंस का मतलब बस इतना है कि जिस रास्ते को आपने उन जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच में आपने ट्रैवलिंग किया है, तो उन 2 पॉइंट्स की ट्रैवलिंग के बीच में जिस रास्ते को आपने यूज़ किया है, उस रास्ते की जो पूरी लंबाई है उसको आप क्या लेते हैं? डिस्टेंस लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल की गई। आई बात समझ में? ठीक है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। बाकी यूनिट्स और भी हैं, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, लेकिन फिजिक्स में याद रखिएगा अपने क्वेश्चंस में भी आंसर हमेशा एमकेएस सिस्टम में करिएगा, क्योंकि एमकेएस जो है वो क्या है? एसआई सिस्टम है। एसआई का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, कि मतलब इस समय इंटरनेशनली कौन सी यूनिट यूज की जा रही है गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो हम लोग लेंथ के लिए इस समय मीटर यूज कर रहे हैं, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। अगर किसी नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में चले जाइए, फटाफट पूरा मेजरमेंट समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए और मजा आएगा, ठीक है। तो इसलिए यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा इसका। तो जो डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो हमारा मीटर है। एंड डिस्टेंस का जो सिंबल है वो कई बार डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कई बार एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ही आपकी वो मर्जी कर लीजिए। कई बार बुक्स में डी लिखा हुआ है, कई बार बुक्स में एस लिखा हुआ है, जैसे हम लोग अपने टाइम पे डी यूज करते थे। आजकल एनसीईआरटी वगैरह में एस ज्यादा लिखा हुआ, ठीक है। तो आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही सिंबल इसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो सिंबल होता है दैट इज एस, और इसकी जो आप बाकी लेंथ है तो वही फॉर्मूले से, आपने फॉर्मूला कोई नहीं है इसके लिए, अभी बाकी रिलेशन है तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस आपको जो भी कहीं से कहीं तक गए हैं तो आप उस रास्ते की लंबाई को मेजरमेंट कर लीजिए, वो उसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब स्केलर नहीं पता तो फिर से पीछे वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते हैं, है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज, तो जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ से कानपुर से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है, तो ये बताओ दिल्ली से कानपुर की डिस्टेंस कितनी होगी? वो भी तो 500 होगी यार। बदल दोगे? बदलना नहीं, तुम्हारा बदलने से कुछ होगा भी नहीं, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो जो दिल्ली से कानपुर का डिस्टेंस बोले या कानपुर से दिल्ली का डिस्टेंस बोले 500 किलोमीटर। तुम्हारे घर से स्कूल मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो स्कूल से तुम्हारा घर भाई साहब वो भी 10 ही किलोमीटर है। हरी बात समझ में? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होती हैं, मैंने बताया था। स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर मोशन हुआ है, अगर मोशन हुआ है तो आप डिस्टेंस जरूर ट्रैवल करेंगे। तो इफ मोशन अकर्स देन d कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस कभी 0 भी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट, अगर उसने कोई मोशन किया है, तो अगर मोशन स्टार्ट करेगा तो डिस्टेंस जरूर करेगा, चाहे कितनी भी राशि करे, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो, ठीक है। थोड़ा सा चलेगा लेकिन कुछ ना कुछ चलेगा। तो याद रखिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो मतलब उनमें डायरेक्शन से कोई भी लेना देना होता नहीं है, तो इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और डिस्टेंस भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर मोशन होगा तो डिस्टेंस 0 भी नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। 0 हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकती, लेकिन अगर मोशन हुआ ही नहीं है तो डिस्टेंस 0 होगी। अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस 0 से हमेशा ज़्यादा होगी, कम नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारा हो जाता है डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस के साथ में ही दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी आती है वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आइए उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरा डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या है?
तो बेटा पहली चीज़ तो याद रखो, अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, इसके पहले तो पढ़ी नहीं होगी क्योंकि इसके पहले तो हम लोग पूरी साइंस पढ़ा करते थे, कुछ अलग अलग तो होता नहीं था, पहली बार फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ अलग अलग आई। तो बेटा फिजिक्स समझना है ना, तो फिजिक्स का जो की कॉन्सेप्ट है वो उसकी थ्योरी है। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं और फिर वो उनको पल्ले नहीं पड़ते हैं क्योंकि थ्योरी नहीं आती है, और फिर वो मैथ की तरह के फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं और न्यूमेरिकल लगाते हैं, सोचते हैं अब आ जाएगा, फिर भी नहीं आते हैं, अपने मन से लगाने बैठते हैं, फिर नहीं आते, क्योंकि फिजिक्स जो है वो मैथ नहीं है। मैथ्स में क्या होता है, एक टाइप का क्वेश्चन होता है, वैसे टाइप का आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, आप लगा लेंगे तो बाकी भी लगा लेंगे। फिजिक्स में होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप थ्योरी आपकी क्लियर है, थ्योरी आप समझेंगे तो आपके न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे। अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है बेटा, तो आप चाहे लाख क्या 10,000 न्यूमेरिकल लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाखों न्यूमेरिकल लगा लीजिए, लेकिन फिर भी आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको उसकी थ्योरी नहीं आती है। तो इसलिए थ्योरी को हमेशा फोकस करिए फिजिक्स अगर आपको सीखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ थ्योरी, और थ्योरी कैसे समझ में आएगी, तो थ्योरी अगर समझनी है तो फिजिक्स को अपनी लोकल लाइफ में इन्वॉल्व करो। अगर सिर्फ फिजिक्स को किताबों तक सीमित रखोगे बेटा तो फिजिक्स नहीं आएगी। आपको बहुत सारे मैथ्स के अच्छे अच्छे टीचर मिलते होंगे, यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर होंगे, आपकी लोकल सोसाइटी में भी मैथ्स के बड़े अच्छे अच्छे टीचर होंगे, आपके स्कूल में भी कोई अच्छे टीचर हो सकते हैं मैथ के, लेकिन फिजिक्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स के टीचर ही नहीं है, ऐसा नहीं है, कम मिलेंगे आपको। अगर प्रोपोर्शनैलिटी में बात करें हम, तो फिजिक्स के टीचर आपको कम मिलेंगे, आपको अच्छे, जो आपको अच्छे से फिजिक्स समझा पाएँ, क्योंकि फिजिक्स समझने का मैथ की तरह नहीं है। फिजिक्स बेटा तभी समझ में आएगी जब आप उसको अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे। अगर आपकी कार चल रही है तो वहाँ फिजिक्स इन्वॉल्व है, मैंने आपके टीचर आपको पीट रहे हैं तो उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, मैं बोल रहा हूँ तो उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो उसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, हर जगह फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो फिजिक्स को अपने आसपास जितनी भी चीज़ें वहाँ से समझने की कोशिश करो, देखो कहाँ कहाँ फिजिक्स इन्वॉल्व है, फिजिक्स में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो ये करिए तो आपको आनंद आएगा। और फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स में थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट आना चाहिए। और ये बताओ तुम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो? अगर देखते हो तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि एक बार आप क्या करिए, एक सीरीज़ है कॉस्मोस, ठीक है। तो अगर आप वेब सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार कॉस्मोस ज़रूर देखें। हॉटस्टार वगैरह पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप बाकी जगह कहीं से डाउनलोड वगैरह करके देखिए। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में देखिए, वरना हिंदी भी अवेलेबल है डबिंग में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कॉस्मोस देखेंगे तो आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट भी आएगा, तो मज़ा आएगी आपको, ठीक है। खैर अपनी पढ़ाई पे आ जाते हैं हम लोग। तो फिजिक्स समझनी है तो अपनी डेली लाइफ की आसपास चीज़ों से, आसपास से एग्जाम्पल उठाइए, वहाँ से समझिए, तब फिजिक्स ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहली बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही वो है कि अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड कर दी जाए तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। क्या बन जाती है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन मेक्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को मर्ज कर दिया जाए आपस में तो नई फिजिकल क्वांटिटी आपके गेम में आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि देखो एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से जा रहे हो। जैसे पिछली बार क्या था, हमने रास्ते की लंबाई ली थी, जैसे क्या उस रास्ते की पूरी लंबाई नाप ली तो डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट से ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिजिक्स है, वो स्मार्ट है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, किस रास्ते से गए। डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देख लीजिए। द मिनिमम और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया ए से और आप बी तक गए, तो जब डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि मान के चलिए कि यू हैव अ चॉपर, एक हेलीकॉप्टर है। वैसे मुझे पता आप सबके घर के बाहर एक रिक्शा खड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मान लो कि तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ए से बी तक आपको जाना है, तो आपके पास हेलीकॉप्टर है, तो अब आप कैसे जाओगे? क्या चक्कर मार के जाओगे? अब ये मतलब पहली बार जा रहे हैं तो पहले मजा लेंगे, इसके बाद फिर बी तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। हेलीकॉप्टर है तो सीधे जाओगे, है ना। हेलीकॉप्टर घूम फिर के नहीं जाता, आपको ए से बी जाना है तो आप ऐसे निकल लोगे, है ना, उठे और चले गए। तो
ए से बी अगर जाना है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो स्ट्रेट पाथ जो बनेगा उसकी जो लेंथ बनेगी वही कहलाएगी ए से बी तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती कौन सी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होती है स्ट्रेट लाइन। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो यानी कि कभी भी आपको दो पोजीशन है, ए से कोई ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया और आपसे बोला गया कि बताइए ए से बी तक में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी को उठाइए, मतलब पकड़िए और उनके बीच में स्केल अपना रखिए और स्केल से दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। वो जो भी लाइन आएगी उसकी जो भी लेंथ होगी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ए से बी की बात करें, जैसे ये 5 किलोमीटर है और मान लीजिए रास्ता ऐसे था, ऐसे गया कोई बंदा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। ठीक है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, तो अब मान लीजिए, तो अगर मैं ए से बी की बात करूं, तो ए से बी में डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 + 2 + 3 + 2, 5 2 7 3 10 2 12, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करूं? डिस्प्लेसमेंट की। तो ए से बी तक के बीच के अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां से जहां तक गया है दोनों के बीच में आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, तो उनके बीच का जो भी डिस्टेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ए और बी को आपने ये सीधे स्केल से आपने ज्वाइन कर दिया, ये तो ये जो लाइन की लेंथ आएगी वही सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो डिस्टेंस जरूर 12 है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से गए हैं, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ गए हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हैं, आप पहले स्कूल गए, तो आप अभी रुक जाओ, थोड़ा सा डायरेक्शन और समझ लो, फिर एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं और जीरो भी होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन लेते कैसे? तो देखो, डायरेक्शन का मतलब फिजिक्स में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस जो होता है मैथ में किसी चीज़ के बड़े या छोटे होने को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 5 है तो +5 है तो यानी कि बहुत बड़ा है, -5 यानी काफ़ी बहुत छोटा है। ठीक है, फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में प्लस या माइनस का मतलब उसके बड़े या छोटे होने से बिल्कुल नहीं होता। फिजिक्स से प्लस और माइनस जो होते हैं ना, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को। जैसे इस डायरेक्शन को आपने ले लिया पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या ले लिया? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे निगेटिव डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? निगेटिव डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन मानी जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन मानी जाती है निगेटिव डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? अच्छा, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है या किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी। आ रही बात समझ में? आपने ऊपर पॉजिटिव ले लिया तो अपोजिट वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आपने नीचे वाली को पॉजिटिव ले लिया तो ऊपर वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब आप दो डायरेक्शन हमेशा, लाइन अगर देखें कोई भी, ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, ऐसे कैसे भी ले लें, तो एक डायरेक्शन को आप प्लस मानेंगे तो जस्ट उसकी अपोजिट वाली को आपको क्या लेनी पड़ेगी? माइनस डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नॉर्थ डायरेक्शन इज पॉजिटिव देन साउथ विल बी टेकन एज नेगेटिव। इफ ईस्ट इज पॉजिटिव देन वेस्ट इज नेगेटिव। इफ वेस्ट इज पॉजिटिव देन ईस्ट इज नेगेटिव। इफ साउथ नॉर्थ इज नेगेटिव देन साउथ इज पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो अपोजिट डायरेक्शंस लेते हैं, तो एक डायरेक्शन को किसी को भी आप प्लस ले लें तो उसकी अपोजिट वाली को हम माइनस डायरेक्शन मानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फिर देखिए, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक जाता है। पहले ऐसे गया 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे वापस आया। मान लो इसके ऊपर है लेकिन मैं दिखता नहीं इसलिए मैंने नीचे बना दिया। इसी रास्ते पे वापस आया और सी पे आ गया मान लो 4 किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस हो जाएगी पूरे रास्ते की लंबाई, तो वो हो जाएगी AB + BC यानी 10 + 4 यानी 14 किलोमीटर। लेकिन अगर भाई साहब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा हमारा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए
स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन गया तो ठीक है, तो पहले ये गया ऐसे +10, फिर आया ऐसे, तो अब ये इस डायरेक्शन को अगर आपने प्लस लिया तो इसको आपको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि उल्टा आया है। अगर इसको आपने माइनस लिया तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, उल्टा है ना। तो 10 प्लस का हो गया और माइनस का 4 हो गया, तो टोटल हो जाएगा 6 किलोमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में 6 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो आ गई वो आ गई AC। आई बात समझ में? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो आ गई वो हमारी क्या आ गई? AC आ गई। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब मान लीजिए कि ये बंदा क्या करता, यहां से यहां गया, फिर लौट के ऐसे वापस यहीं पर आ गया। ठीक है, यहां पर आ गया। तो अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस 10 जाना 10 आना, 10 + 10 कितना हो गया? 20 किलोमीटर हो गया। आ रही बात समझ? अब अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करूं? डिस्प्लेसमेंट की। तो बोला डिस्प्लेसमेंट अगर इसको हमने प्लस लिया तो इसको हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया +10, इधर की ओर हो गया -10, तो आ गया 0, लो 0 आ गया। अब क्या करें? तो भैया 0 है, सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट जो आ गया 0 आ गया। तो अगर आप किसी एक जगह जाकर दोबारा लौटकर उसी जगह पर आ जाते हैं तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। जैसे मान लीजिए आपके पापा फिजिक्स के टीचर हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं। अब तुम पहले सुबह स्कूल गए, फिर शाम को घर आए, फिर आके बिस्तर पे लेट गए। पापा बोले आ बेटा काहे लेटे हो? पापा बहुत थक गए हैं। बोले क्यों थक गए हो भाई? बोले स्कूल गए थे। पापा बोले फिर स्कूल से आए भी? बोले फिर। तो बोले इतना दूर गए थे, आए तो थकेंगे नहीं? पापा एक कंटाप दिए घुमा के। बोले काहे भैया, कैसे थक गए? बोले क्यों, इतना गए नहीं थे? तो बोलेंगे भैया गए क्या, आप जहाँ सुबह वहीं गए थे और लौट के फिर यहीं सुबह बैठे हुए हो शाम में, तो तुम तो जहाँ शुरू किए थे वहीं ख़त्म किया तुमने। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट तो तुमने किया 0, तो हमारे हिसाब से तुमने कोई काम नहीं किया। तो बेटा तुम्हें लेटने की कोई ज़रूरत नहीं, बेटा उठ लो तुरंत, तो कॉपी किताब उठा लो। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि फिजिक्स क्या कहती है कि उसको मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। आप बीच में किस पाथ को आपने लिया है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आउटपुट देखती है। क्या देखती है? आउटपुट देखती है। आप दुनिया का चक्कर लगा के आप अपने घर में आ गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों घर हैं और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी गैप नहीं है, स्ट्रेट लाइन गैप। तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे बोरिंग की जाती है, जब समरसेबल लगाया जाता है तो ड्रिलिंग की जाती है ज़मीन में, तो उसमें आपने अगर बोरिंग करते हुए देखा होगा तो 2 बंदे ऐसे एंगल बांध देते हैं, ऐसे डंडा, एक इधर से धक्का लगाता है, एक इधर से, तो गोल गोल ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, है ना, गोल गोल रोटेट करते रहते हैं, और इसके बाद एक बंदा उसके ऊपर बैठा देते हैं। इसके बाद शाम को तीनों आते हैं, कहते हैं भाई साहब पैसा दे दीजिए। तो मान लो कि तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो तुम उनको पैसा ना देके कंटाप दोगे, तो बोले भैया कंटाप क्यों दिया, हमें तो दिन भर काम किया, आप कंटाप मार रहे हो ऊपर से। तो आप बोलोगे देखिए भाई साहब, हम पढ़ते हैं फिनिक्स क्लासेस में और हमको आशीष सर ने बताया था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0 देन द डिस्प्लेसमेंट इज 0, और जब डिस्प्लेसमेंट इज 0 तो कोई वर्क नहीं होता है। तो इसलिए अब हम आपको भाई साहब कोई पैसा नहीं दे पाएंगे, निकल लीजिए वरना रिपोर्ट और कर देंगे आपकी। तो कैसे हुआ, क्यों? देखो भाई, एक बंदा जो था वो सुबह से वहीं बैठा था, सुबह शाम तक उसी जगह पे गोल गोल घूमता रहा, तो उसकी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ट्रैवल किया हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो कोई वर्क नहीं हुआ, तो फिजिक्स के हिसाब से उसने कोई काम नहीं किया। और कहते हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा ठीक है, अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं तो इसको भी डी या एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसकी यूनिट होगी वो भी हमारी मीटर ही हो जाएगी, एसआई यूनिट, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके जो वैल्यूज होंगी वो प्लस और माइनस दोनों में होंगी और इवन 0 भी होगी। आ रही बात समझ में? मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया तो ये 5 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा तो ये क्या कहलाएगा? -5 किलोमीटर कहलाएगा। आई बात समझ में? कोई यहाँ से यहाँ तक गया 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ आया तो ये 1 किलोमीटर, तो ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 1। अपोजिट डायरेक्शंस को हम अपोजिट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल भी आप ले सकते हैं,
फटाफट समझते हैं। जैसे ये है तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो मान लीजिए आप इसको बोला +5 किलोमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ इतना आया मान लीजिए 1 किलोमीटर, तो आप इसको -1 किलोमीटर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन को आपने प्लस ले लिया तो इसको आपको क्या बताना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। इवन यहाँ से ये यहाँ तक आ गया, मैं कह रहा हूँ पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, ये मान लीजिए 12 किलोमीटर आ गया, तो अब ये +5 लिया तो ये -12 हो जाए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अगर इसको -5 लेते तो ये +12 हो जाता, ठीक है। तो अगर ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल हो गई, तो अगर देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस तो सिर्फ यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप अलजेब्रिक सम भी ले सकते हैं और फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अगर देखें तो +5 और -12 -7 किलोमीटर, यानी कि इस पॉइंट से नीचे की ओर 7 किलोमीटर। आई बात समझ में? या आप डायरेक्टली भी समझ सकते थे कि ये गैप आप देखें तो ये 5 हो गया, ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया स्ट्रेट लाइन, तब भी आप 7 बाकी नीचे की ओर है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आइए एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। अच्छा, यूनिट मैंने बता दिया, ठीक है, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, यूनिट इसकी सेम होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल ही करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये एक चींटी है, पता नहीं मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है यार, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये एक चींटी है, तो अब ये ट्रैवल कर रही है, चलो इसको लाल कर देते हैं थोड़ा, मान लो लाल वाली चींटी है, दिखाई देगी लाल चींटी, तो ये लाल वाली चींटी है। अब ये इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, जोड़ देते हैं, ऐसे 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 करते करते ये यहाँ पर आ गई, अब आगे रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी, और आपसे बोला गया ये मान लीजिए सेंटर है ओ, और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, दिस इज द सेंटर, और ये पूरा सर्कल है। अब बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय दिस चींटी आंट, ठीक है। तो अब बताओ भैया कि ये जो चींटी है ये ए से ये रास्ते पे गई है, इस रास्ते पे चक्कर काटते काटते आ गई बी पे, तो अब बताइए भैया कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, बाकी मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट चींटी जो इस रास्ते पे आई है, तो पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, रास्ते की लंबाई। आप इनिशियल पोजीशन देखिए, फाइनल पोजीशन देखिए, वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जो भी रास्ता सामने वाले बंदे ने लिया है, जो भी ट्रैवल कर रहा है, उसकी लेंथ जो होगी रास्ते की, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चींटी गई थी ऐसे इस रास्ते पे सांप जैसे, तो यहाँ आ गई, तो यानी ये जो होगी, ये जो पार्ट होगा, इसकी जो भी लंबाई बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। आई होप क्लियर है, ये समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस कौन होगा, बाकी ये तो कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, खट से कैलकुलेट। तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी ए से लेके ये जो रास्ता जो कर्व मैंने कर दिया है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि इसी रास्ते पे चल के ये आई है, तो इस रास्ते की जो भी पूरी लंबाई होगी वो हो जाएगी डिस्टेंस। और इसकी लंबाई होगी कितनी, ये पूरा सर्कल होता है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, होती है ना। 3 हिस्से इसमें, एक हिस्सा गायब है, यानी कि 3/4 हो जाएगा पूरे का, तो यानी कि ये हो जाएगा 2πr इंटू 3/4, इसका 3/4 पार्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 जा, तो 3πr/2। मान लीजिए ये रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दी गई थी, इसकी सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 22/7 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा, 33 मीटर। कितना आ गया, 33 मीटर। तो ये जो चींटी है इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 33 मीटर। ये समझ में आया ना बेटा कि बेटा पूरा सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है, इसका 1/4 हटा दिया गया, तो 2πr जो होगा उसका 1/4 हटा दिया गया, तो बचा कितना
1/4 हट गया तो 3/4 बचा, है ना, 1/4 हट गया तो 3/4 बचा। तो जब 3/4 बचा तो यानी कि 2 पाई आर का 3/4 यानी कि 2 पाई आर इंटू 3/4 और हमने डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे तो आइए करते हैं। डिस्टेंस क्लियर है ना बेटा? ओके, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, जिसमें इन्वॉल्व होती है फिजिक्स, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या कहा था? फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से गया है, रास्ता है वहाँ पे कि नहीं है, इससे मतलब नहीं। आपको बस क्या करना है, शुरुआत कहाँ से हुई वो देख लीजिए, अंत कहाँ पे हुआ वो देख लीजिए, उन दोनों को आपस में उठा के कर दीजिए ज्वाइन स्ट्रेट लाइन से। वो जो भी लाइन आएगी उस लाइन की जो भी लंबाई होगी वही क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। जैसे कि इसने स्टार्ट किया यहाँ और ख़त्म किया यहाँ, तो यहाँ से यहाँ आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो होगी ए बी, तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझ गए? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन लिख देता हूँ। फाइनल पोजीशन। आप क्या करिए, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन दोनों के बीच में स्केल रखिए, लाइन खींच दीजिए। हमेशा कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए सीधे। वो लाइन की जो भी लेंथ होगी वही हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और ए बी कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्री की हेल्प से। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस भी 7 है और परपेंडिकुलर 7 है, और ए बी क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो आइए फटाफट पाइथागोरस लगा लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस आती होगी सबको, जिसको नहीं आती तो मैथ के लेक्चर से मैंने बताया है, जब √2 को रिप्रेजेंट करना बताया है, तो वहाँ पे जाइए, उसको देखिए और पाइथागोरस समझिए, फिर यहाँ इसको करिए। ठीक है, तो ए बी आप कैसे निकालेंगे? तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए। इन ट्राइंगल ए ओ बी, राइट ट्राइंगल ए ओ बी एक्चुअली, तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर। ओ बी हो गया 7, ओ ए भी 7 है, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 49 प्लस 49 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 98, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 98। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ आ गई, ये आ गई √98। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? √98 मीटर, अगर मीटर यूनिट दी गई है तो। ठीक है, जो भी यूनिट होगा। सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर ले लेते हैं। 98 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप कभी भी दो ऑब्जेक्ट जो कोई भी हैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखिए, उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। वो जो स्ट्रेट लाइन की जो भी लेंथ आएगी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात करी तो आपने जिस रास्ते से वो ट्रैवल करते हुए गया उस पूरे रास्ते की आपने लंबाई ऐड कर ली पूरी। सबको प्लस में लेना, माइनस कभी नहीं होता डिस्टेंस में। सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ट्रैवल कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मोशन क्या होता है, किस तरह से होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं फिजिक्स के, तो बहुत लंबा नहीं रखता हूँ, वरना शायद बाउंस करना ना स्टार्ट कर दे। अगले लेक्चर से हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बारे में और डिटेल में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन तो बाद में आएगा, एवरेज वेलोसिटी पहले समझेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये सब चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ यार फिजिक्स पढ़ के कैसा लगा। मैथ तो आपने बहुत पढ़ ली, अब ये भी बताओ फिजिक्स कैसी पढ़ा रहा हूँ। और अगर चाहते हो कि इस टाइप के टॉप क्लास लेक्चर आगे भी आपको मिलते रहें, और अभी जैसे आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है उतना, है ना, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो और इसके बाद भी हम लोग लाइव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर लाइव आया करेंगे, है ना। और लाइव में आप भी डायरेक्ट कनेक्ट हुई और जो भी क्वेश्चन है हमसे डायरेक्ट पूछिए और मैं यहीं खड़े खड़े आपको जवाब दूंगा। ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही इन्वॉल्वमेंट है। जितना स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्ट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे से, फिजिक्स पढ़ने का उतना ही ज़्यादा मजा है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। भूल जाता हूँ यार, बुरा मत मानना।